हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन यानी कि डेली लाइफ में रसायनों का क्या महत्व है उनके विषय में इस अध्याय में देखेंगे। सामान्यतः हम बात करें तो हमारी डेली लाइफ में हम जब खाना वगैरह खाते हैं तो खाना वगैरह हम बात करें जो गेहूं की बनी हुई चपाती होती है तो गेहूं में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का रसायन है। इसी प्रकार से जब हम सब्जियां वगैरह बनाते हैं तो उसमें मसाले यूज करते हैं तो मसाले भी क्या होते हैं, एक प्रकार के रसायन होते हैं। फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम एप्पल खाते हैं, सेब खाते हैं, संतरा हो गया, नींबू वगैरह हैं। ये सभी क्या, इनमें किसी न किसी प्रकार के एसिड पाए जाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, एक प्रकार के रसायन होते हैं। दूध हम पीते हैं तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार का रसायन होता है। सामान्यतः हम भवन निर्माण करते हैं या हम मकान वगैरह बनाते हैं तो उनमें क्या होता है, सीमेंट यूज करते हैं तो वो भी उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार के रसायन ही पाए जाते हैं। इसके अलावा हम कभी कभी क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में बहुत सारे मेडिसिन हमें लेनी पड़ती है ठीक होने के लिए, तो वो मेडिसिन से बहुत सारे रसायनों की बनी हुई होती है। वर्तमान में हम घरों में साफ़ सफाई के लिए हम हार्पिक वगैरह जो क्लीनर्स आते हैं, फर्स्ट क्लीनर्स, वो यूज करते हैं तो वो भी एक प्रकार के रसायनों से ही बने होते हैं। इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में रसायनों का बहुत ही महत्व है। और इसी से संबंधित जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसिड, बेस और सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो इस वीडियो में हम अम्ल, क्षार और लवण के विषय में देखेंगे जो कि 10th क्लास के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में अलग से ये टॉपिक दे रखा है तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें 1 या 2 क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सर्वप्रथम हम बात करते हैं एसिड यानी कि अम्ल की। एसिड जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यह शब्द लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से लिया गया है। एसिडस का अर्थ होता है खट्टा और हिंदी में एसिड को हम अम्ल कहते हैं। अम्ल जो होते हैं सामान्यतः स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे सामान्यतः हम नींबू, संतरा, इसके अलावा हम बात करें मौसमी है और दही है, ये सभी खाते हैं तो ये स्वाद में हमें खट्टे लगते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है वो हो जाएगा अम्ल का कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस चित्र में इस छोटी बच्ची को देख सकते हैं जो नींबू खाने के बाद किस प्रकार से अपना मुंह है बनाई हुई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टर आता है वो है कि अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि नीला लिटमस है वो एसिड में नीचे डुबोते ही कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर है कि अम्ल होते हैं ये जल में विलेय होते हैं और इस आधार पर हम दो प्रकार से हम बांट सकते हैं इन्हें, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु अम्ल वो होते हैं जिनमें जल की अधिक मात्रा होती है जबकि कम मात्रा में अम्ल होते हैं। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं ए लिटिल बिट ऑफ एसिड, यानी कि इसमें एसिड की मात्रा बहुत कम है जबकि जल की मात्रा अधिक है। तो ये कैसे होते हैं, तनु अम्ल होते हैं। कहने का मतलब है कि अम्ल और जल का विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, तनु अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार से सांद्र अम्ल, इसमें जल की मात्रा तो कम होती है लेकिन अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जो इस चित्र में आप देख सकते हैं। इसमें जल और अम्ल का विलयन होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है जबकि जल की मात्रा कम होती है। यानी कि तनु अम्ल में अम्ल की सांद्रता जो होती है वो कम होती है जबकि सांद्र अम्ल में अम्ल की सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्ल के स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी कि ये जो अम्ल होते हैं ये प्राप्त किन किन से होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम विनेगर की बात करते हैं। विनेगर जो अचार वगैरह डालने में काम में आता है, इनमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें लेमन यानी कि नींबू की बात करते हैं, नींबू में सिट्रिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है। ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज में एस्कोर्बिक एसिड होता है। संतरा जो होता है उसमें एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद में टोमेटो की बात करें, टमाटर, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली और जो अंगूर होते हैं ग्रेप्स, इनमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। मिल्क में और दही जो होती है इनमें लैक्टिक एसिड होता है।
और जो लाल चींटी होती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी कि बी स्टिंग जो मक्खी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। और एप्पल जो सेब होता है उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। यानी कि ये होते हैं एसिड के सोर्स, यानी कि स्रोत होते हैं, जिनमें विनेगर जो होता है इनमें एसिटिक अम्ल होता है, लेमन यानी कि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ऑरेंज यानी कि संतरे में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, अंगूर और जो इमली होती है इनमें टार्टरिक अम्ल होता है, मिल्क और दही में लैक्टिक अम्ल होता है, जो आंट होती है यानी कि लाल चिंटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। इसके बाद में बात करें जो गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी कि आमाशय से एक रस निकलता है जिसे हम आमाशय रस कहते हैं, उसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ये होते हैं अम्ल के स्रोत। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और एग्जाम्पल के साथ में हम दो टर्म्स आती है, एक तो प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल, उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की। प्रबल अम्ल में जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये होते हैं प्रबल अम्ल। इनकी जो सांद्रता और जो pH मान देखें तो वो 1 से लेकर के 3 के मध्य होता है। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रो आयोडिक अम्ल HI, पर क्लोरेट एसिड HClO4 और क्लोरिक एसिड ये HClO3, ये प्रबल अम्ल होते हैं। फिर बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल में कार्बोनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल मुख्य होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड होता है जो कि दुर्बल अम्ल होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है। देखो H2SO4 जो होता है ये तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि प्रबल अम्ल होता है, जबकि सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3, ये होता है दुर्बल अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 ये दुर्बल अम्ल होता है। HNO2 नाइट्रस एसिड, ये भी देखो इनमें डिफरेंस है। HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रबल अम्ल, जबकि HNO2 नाइट्रस एसिड दुर्बल अम्ल होता है। C6H5COOH बेंजोइक एसिड होता है, ये भी एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। और फॉर्मिक एसिड जो कि एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में हमने देख लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम बेस की बात कर लेते हैं, क्षारों की बात कर लेते हैं। क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सामान्यतः हम इनको स्वाद में चखते हैं तो कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं। कई बार क्या होता है जब हम स्नान वगैरह करते हैं और उसमें साबुन के जो झाग होते हैं हमारे मुख में चले जाते हैं तो हमें कैसे लगते हैं, वो कड़वे लगते हैं। तो साबुन भी क्या हो, एक प्रकार की क्षारी होती है, बेस होता है साबुन में भी। तो बेस जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है ये। एसिड जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि बेस होते हैं, क्षार जो होते हैं ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि जो लाल लिटमस है उसको बेस में जब हम डुबोते हैं तो ये कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। स्पर्श में साबुन के जैसा ही व्यवहार दर्शाते हैं, जैसे साबुन चिकनाहट दर्शाती है उसी प्रकार से बेस या क्षार जो होते हैं ये साबुन में चिकने होते हैं, साबुन का जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। अम्ल को उदासीन कर देते हैं, यानी कि जब अम्ल का कोई सॉल्यूशन होता है उसमें अब अगर क्षार डाल दें या बेस डाल दें तो वो अम्ल की जो अम्लीयता होती है उसको समाप्त करके उदासीन कर देते हैं। इसमें प्रबल क्षार हैं उनकी बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और दुर्बल क्षार की बात करें तो इसमें NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड Al2OH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी प्रकार से MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं, ये दुर्बल अम्ल होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। बेस भी क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। इस आधार पर इनके तनु क्षार और सांद्र क्षार दो प्रकार से हम देख सकते हैं। तनु क्षार का मतलब होता है क्षार और जल का विलयन, जिसमें क्षार की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो तो वो कैसा हो जाएगा, तनु क्षार हो जाएगा। इसी प्रकार से सांद्र क्षार की बात करें तो इसमें क्षार होता है अधिक मात्रा में, जबकि जल जो होता है वो कम मात्रा में होता है। यानी कि कोई भी हम बीकर ले लेते हैं, सामान्यतः एक बार इसको समझ लेते हैं।
कोई भी बीकर हो गया, इसमें यहाँ तक बात करें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसमें जल की मात्रा तो क्या होती है, अधिक होती है, जबकि क्षार की मात्रा कम होती है, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, तनु क्षार हो जाएगा। अगर इस दूसरा जो बीकर लेते हैं उसमें जल की मात्रा कम हो और क्षार की मात्रा अधिक हो, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा वो सांद्र क्षार हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्षार की सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्ट की। तो सोल्ट जो होते हैं, लवण जो होते हैं, ये अम्ल और क्षार के रिएक्शन के द्वारा ही बनते हैं। जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें लवण प्राप्त होते हैं, साथ में जल प्राप्त होता है और उष्मा प्राप्त होती है। और इसमें क्या होता है, अम्ल का उदासीनीकरण हो जाता है, उसकी अम्ल की अम्लीयता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अम्ल की क्रिया हम क्षार से करवाते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, साथ में जल प्राप्त होता है और कुछ मात्रा में उष्मा प्राप्त होती है। तो इसमें अम्ल की अम्लीयता समाप्त होने के कारण क्या हो जाता है, जो लवण बनता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। और यह अभिक्रिया कैसी कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। उष्मा लिबरेट होती है, उष्मा निकलती है, तो इस अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर HCl जो कि एसिड होता है, एक NaOH सोडियम हाइड्रॉक्स जो एक बेस होता है, दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, NaCl बनता है और साथ में H2O का निर्माण हो जाता है। NaCl जो कि साधारण नमक का फॉर्मूला होता है, सोडियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब ये है कि अम्ल और क्षार की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है और साथ में जल बनता है और कुछ मात्रा में उष्मा निकलती है। इस कारण से इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये HCl है जो कि एक प्रकार का एसिड है, यहाँ पर NaOH है जो कि एक प्रकार का बेस है और इससे NaCl बन गया सोल्ट और साथ में H2O बन गया। इसके बाद में हम सोल्ट की बात करें तो सोल्ट यानी कि लवण जो होते हैं सामान्यतः क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आपने नमक, साधारण नमक देखा होगा, वो क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। और क्रिस्टल लवण जो होते हैं इनके साथ में कुछ मात्रा में जल पाया जाता है, जो जल होता है वो क्रिस्टल जल के रूप में पाया जाता है। यानी कि कोई भी क्रिस्टल लवण होता है, उस क्रिस्टल लवण के साथ में कुछ मात्रा में जल पाया जाता है, उस जल को हम क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन देखें कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी कि कोई भी लवण का जब हम इकाई सूत्र लिखते हैं, उस सूत्र के साथ में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या लिखी जाती है, उस जल के अणुओं की निश्चित संख्या को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है जिसमें साथ में 10H2O जुड़ा हुआ है, यानी कि Na2CO3 × 10H2O। तो ये 10 H2O यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये क्या क्रिस्टलन जल होता है। इसी प्रकार से आगे फिटकड़ी का फॉर्मूला है K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O 24H2O। तो आगे जो फिटकरी में 24H2O जो जुड़े हुए हैं ये क्या है, क्रिस्टलन जल के अणु हैं। इसी प्रकार से आगे हम जिप्सम में देख सकते हैं, इसमें CaSO4 × 2H2O। तो यहाँ पर दो H2O दिखा रखे हैं, ये क्या है, क्रिस्टलन जल है। यानी कि कोई भी हम लवण का फॉर्मूला लिखते हैं, उस लवण के फॉर्मूले के साथ में कितने जल के अणु जो कि निश्चित संख्या में हो वो जुड़े हुए हैं, वही क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। तो लवण क्या होते हैं, सामान्यतः क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं और साथ में इनके जल के अणु पाए जाते हैं जो कि क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। गलनांक और क्वाथनांक इनके उच्च होते हैं, यानी कि ये गलने की जो देखें, इसमें सामान्यतः हम जल को सोल्ट्स को, लवण को गर्म करते हैं, तो जब कौन से टेम्परेचर पर ये पिघलने लगते हैं वो क्या कहलाता है, गलनांक पॉइंट कहलाता है। तो इसके गलनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं, बहुत अधिक उष्मा देनी पड़ती है जब ये गलना स्टार्ट करते हैं। क्वथनांक होता है जब कोई भी सॉल्यूशन हम लेते हैं, कौन से टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो लवण के लिए क्वथनांक का मान भी क्या होता है, उच्च होता है। यानी कि गलनांक और क्वथनांक इसके क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो आपको ये 3-4 कैरेक्टर हैं वो ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्रिस्टल जल है, कोई भी फॉर्मूला देगा, जैसे बाइकार्बोनेट के साथ कितने जल के अणु जुड़े रहते हैं, तो 10 H2O क्रिस्टल जल के अणु जुड़े रहते हैं। फिटकरी के साथ में कितने जल के अणु जुड़े रहते हैं, तो 24 H2O जल के अणु होते हैं। जिप्सम के लिए पूछ सकता है। इसके अलावा फॉर्मूला हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखें।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ H2O। तो यहाँ पर आधा H2O जो होता है ये क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो लवण होते हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, यानी कि जब एसिड और बेस की हम क्रिया करवाते हैं, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की क्रिया करवाते हैं या प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की क्रिया करवाते हैं, तो किस प्रकार की लवण जो प्राप्त होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, उस नेचर के आधार पर हमने लवणों को अलग अलग बांटा है। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, प्रबल अम्ल की क्रिया हम प्रबल क्षार से करवाते हैं तो यहाँ पर उदासीन लवण प्राप्त होता है और साथ में जल निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल अम्ल है HCl, प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन दोनों की क्रिया करवाते हैं तो NaCl के साथ जुड़ करके NaCl का निर्माण कर लेता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है जो कि एक उदासीन लवण है और साथ में H2O बन जाता है। इसी प्रकार से सेकेंड रिएक्शन देखें तो इसमें प्रबल अम्ल लिया है हमने और साथ में दुर्बल क्षार ले लिया है। प्रबल अम्ल कौन सा है, HCl है, दुर्बल क्षार है NH4OH। इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो NH4Cl का निर्माण होता है, यानी कि जो क्षार जो लवण बनता है उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर अम्लीय होता है, यानी कि अम्लीय लवण हमें प्राप्त होता है NH4Cl और जल का अणु निकल जाता है। थर्ड रिएक्शन देखें तो इसमें दुर्बल अम्ल लेते हैं और साथ में प्रबल क्षार लेते हैं और बनने वाला जो लवण होता है वो क्षारीय लवण होता है और साथ में जल के अणु निकलता है। तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH और प्रबल क्षार हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे जो क्षारीय लवण बनता है वो हो जाएगा सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA सोडियम एसीटेट और साथ में जल का अणु निकल जाता है। इसके बाद में हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की बात करते हैं। इसमें दुर्बल अम्ल हो जाएगा CH3COOH और दुर्बल क्षार हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, और बनने वाला लवण जो होता है वो उदासीन लवण होता है यानी MgCH3COO का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम एसीटेट का निर्माण हो जाता है और साथ में H2O निकल जाता है। यानी कि जब सामान्यतः प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की रिएक्शन होती है तो उदासीन लवण प्राप्त होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया होती है तो अम्लीय लवण प्राप्त होता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्षारीय लवण प्राप्त होता है, और दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार की होती है तो उदासीन लवण प्राप्त होता है। यानी कि दोनों में से क्षार और लवण में से जो हम प्रबल लेते हैं उसके करैक्टर या उसके जो प्रकृति है वो आगे हमें लवणों में दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने प्रबल अम्ल लिया है तो आगे बनने वाला जो लवण होगा वो कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा। अगर दोनों ही प्रबल ले लेते हैं तो बनने वाला लवण उदासीन होगा। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कॉपी नोटबुक वगैरह लेकर के उसमें बहुत सारे जो एग्जाम्पल मैंने प्रबल अम्ल लिखवाए हैं, प्रबल क्षार लिखवाए हैं, दुर्बल अम्ल लिखवाए हैं, दुर्बल क्षार लिखवाए हैं, इनके आपस में रिएक्शन करके देख सकते हैं कि कौन सा लवण प्राप्त होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है या अम्लीय होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो अम्ल और क्षार के लिए अवधारणाएं दी गई हैं उनके विषय में देखेंगे। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए जो वीडियो आएंगे आपको उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।